सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं रेलवे एनटीपीसी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइस, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि गाइस नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से नोट ज़रूर बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिवीजन करना। तो रिवीजन हम तभी कर पाएंगे जब आप खुद से चीज़ों को नोट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं रेलवे एनटीपीसी के। और गाइस याद रखिएगा, आज का हमारा जो रेलवे एनटीपीसी का जो सेट चलेगा वो हमारा सेट 70 है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में डैश से सम्मानित किया गया था, ये आपको बताना है। यानी कि यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में जो है ये किससे सम्मानित किया गया था। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कबीर सम्मान से, ऑप्शन बी पद्मश्री से, ऑप्शन सी संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से, या ऑप्शन डी कालिदास सम्मान से। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यामिनी कृष्णमूर्ति को 1977 में जो है ये संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम बात करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति के एक एक पॉइंट से। सबसे पहले हम बात करेंगे कि इन्हें जो है ये जो है कौन सी नृत्य से संबंधित थी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो संबंधित थी ये भरतनाट्यम से भी संबंधित थी। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले अगर हम बात करेंगे तो याद रखिएगा ये भरतनाट्यम से भी संबंधित थी और कुचिपुड़ी नृत्य से भी संबंधित थी। तो ये दोनों नृत्य से संबंधित है। पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है। तो याद रखिएगा भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से संबंधित है, जो कि है आपकी है यामिनी कृष्णमूर्ति। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे कि इन्हें जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है इन्हें 1977 में मिला था। तो याद रखिएगा इन्हें जो है और भी पुरस्कार मिला था, जैसे अगर हम बात करते हैं पद्मश्री। तो पद्मश्री जो है इन्हें कब मिला था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें पद्मश्री मिला था। याद रखिएगा यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है ये पद्मश्री कब मिला था गाइस, तो ये आप ध्यान रखिएगा इन्हें मिला था पद्मश्री 1968 में। ठीक है, आपको ध्यान रखना है इन्हें पद्मश्री कब मिला था, 1968 में जो है इन्हें पद्मश्री मिला था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें पद्मश्री भी मिला हुआ है। उसके बाद बात करें पद्म भूषण भी मिला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अब याद रखिएगा अगर हम बात करें पद्मश्री 1968 में मिला था। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पद्म भूषण जो है यामिनी कृष्णमूर्ति को कब मिला था गाइस, तो याद रखिएगा पद्म भूषण जो मिला था वो मिला था 2001 में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 2001 में जो है इन्हें पद्म भूषण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इन्हें जो है पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं कि यामिनी कृष्णमूर्ति को जो है ये पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें पद्म विभूषण जो मिला था वो 2016 में मिला था। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा इन्हें पद्म विभूषण कब मिला था, 2016 में जो है इन्हें पद्म विभूषण मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यामिनी कृष्णमूर्ति से इतना पॉइंट आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गुरु पर्व हिंदू कैलेंडर के महीनों में से इसे किस महीने में मनाया जाता है। तो आपके ऑप्शन ए माघ में, ऑप्शन बी फाल्गुन में, ऑप्शन सी पौष में, या ऑप्शन डी कार्तिक में। तो गाइस याद रखिएगा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गुरु पर्व जो मनाया जाता है ये कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। तो ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम गुरु पर्व की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है ये जो है ये किस संप्रदाय के द्वारा मनाया जाता है। तो याद रखिएगा गुरु पर्व जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है सिख संप्रदाय का बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है, ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा ये जो है ये किसके द्वारा मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है सिख संप्रदाय के द्वारा जो है गाइस, याद रखिएगा सिख संप्रदाय के द्वारा जो है ये जो है मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना। और याद रखिएगा ये जो है गुरु पर्व जो मनाया जाता है गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये गुरु नानक देव जी के जन्मदिन को मनाने के लिए जो है ये किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो मनाया जाता है ये किस लिए, तो याद रखिएगा ये जो है गुरु नानक जो है याद रखिएगा गुरु नानक के जन्मदिन के लिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। गुरु नानक के जो है याद रखिएगा गुरु नानक जो है जो कि सिख देव प्रथम गुरु थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि है आपको याद रखना है कि ये जो है गुरु नानक जो है ये सिखों के प्रथम गुरु थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा गुरु नानक देव के जो है guys, याद रखिएगा जन्म दिवस को जो है मनाने के लिए जो है इसे किया जाता है, यानी कि इसे जो है ये आपको ध्यान रखना है गुरु नानक जयंती भी किया जाता है। ठीक है, तो जन्म दिवस को मनाने के लिए किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे क्या कहा जाता है गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे जो है यहाँ ध्यान रखिएगा इसे क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसे जो है
गुरु नानक जयंती भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसे क्या कहा जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे जो है गुरु नानक जयंती भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो है ये आपको ध्यान रखना है। गुरु पर्व जो है ये मनाया जाता है कार्तिक के महीने में। और याद रखिएगा ये जो है मनाया जाता है गुरु नानक देव जी के जो है जन्म दिवस को जो है गाइस याद रखिएगा सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। तो याद रखिएगा इसे गुरु नानक जयंती भी कहा जाता है, ये भी लिख लीजिएगा ताकि कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं कहा जाता है, ये आप लिख लीजिएगा। और ये जो है कब मनाया जाता है, कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा गुरु नानक देव जी को जो है जन्म दिवस का सेलिब्रेट करने के लिए, ये भी आप ध्यान रखिएगा, मनाने के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो है फेस्टिवल मनाया जाता है मनाने के लिए, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस अगर हम बात करते हैं गाइस, यहाँ पे जो है एक एक पॉइंट करके बात करेंगे। माघ, माघ की अगर बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है कि माघ में जो है ये कौन सा फेस्टिवल सब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम माघ की बात करें तो याद रखिएगा माघ में आपको बनाया जाता है जो कि है आपका बसंत पंचमी। बसंत पंचमी जो है गाइस याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा बसंत पंचमी जो है ये माघ के महीने में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। बसंत पंचमी जो है गाइस याद रखिएगा ये माघ के महीने में मनाया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें फाल्गुन के महीने में, तो फाल्गुन के महीने में जो है सबसे इम्पोर्टेंट है होली। होली जो है ये कब मनाया जाता है, फाल्गुन में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जो कि मार्च में होता है गाइस, याद रखिएगा मार्च में, फरवरी मार्च आप कह सकते हैं। उसके बाद होली हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें महाशिवरात्रि, महाशिवरात्रि भी जो है गाइस याद रखिएगा ये फाल्गुन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। महाशिवरात्रि जो है ये फाल्गुन में होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस पौष, पौष का भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर हम पौष की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। मकर संक्रांति जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। मकर संक्रांति जो है ये पौष में मनाया जाता है, आपको ध्यान रखना है। मकर संक्रांति जो है ये कब मनाया जाता है, पौष में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कार्तिक के महीने में। तो कार्तिक के महीने में जो है ये आपका गुरु पर्व जो है ये कार्तिक के महीने में मनाया जाता है। इसके अलावा आप याद रखिएगा जो आपका जो है भाई दूज जो है गाइस याद रखिएगा ये कब मनाया जाता है। तो भाई दूज जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है ये कब मनाया जाता है, ये भी कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपको याद रखना है दिवाली। दिवाली जो है ये भी कार्तिक के महीने में मनाया जाता है, तो दिवाली याद रखिएगा। तो उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा दिवाली के बाद आपका गोवर्धन पूजा जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। गोवर्धन गोवर्धन पूजा जो है ये कब मनाया जाता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कार्तिक के महीने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है कि वह धातु जो एसिड एवं अल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो आपको बताना है कि कौन सी धातु है जो एसिड एवं अल्कली के साथ जो है ये अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी जिंक, या ऑप्शन डी कैल्शियम। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा जिंक जो है ये एसिड एवं अल्कली के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है, हाइड्रोजन गैस। अगर हम बात करें ऐसी कौन कौन सी है जो एसिड और एल्कली के साथ अभिक्रिया करती है और कौन कौन सी धातु है, तो याद रखिएगा सबसे पहले आपको याद रखना है जिंक हो गया। उसके अलावा आपको याद रखना है सीसा हो गया। सीसा भी जो है याद रखिएगा ये एसिड और एल्कली के साथ जो है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, तो सीसा हो गया। उसके बाद जो है याद रखिएगा जिसे हम लेड बोलते हैं, ये भी लिख लीजिएगा एलिएट, जिसे हम लेड बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें दूसरा आपका कौन सा हो गया, एल्युमिनियम, ठीक है। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है दूसरा जो हो गया एल्यूमिनियम हो गया, क्योंकि जरूरी नहीं आपको ऑप्शन में जिंक ही दे, तो ये आपको ध्यान रखना है। तीसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है। तो ये भी एसिड एवं अल्कली के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है गैस, तो याद रखिएगा हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से पोषण विज्ञान का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो आपको बताना है कि पोषण विज्ञान का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ट्रोफोलॉजी, ऑप्शन बी ओडोंटोलॉजी, ऑप्शन सी ऑस्टियोलॉजी, या ऑप्शन डी पेलियंटोलॉजी। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ट्रोफोलॉजी जो है ये पोषण विज्ञान का अध्ययन कहलाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें आपका जो है ओडोंटोलॉजी, इसमें जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओडोंटोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है।
दंत विज्ञान का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। दंत विज्ञान का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा दंत विज्ञान का अध्ययन जो है ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, दंत विज्ञान का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि दंत विज्ञान का जो है अध्ययन क्या कहलाता है? दंत विज्ञान का अध्ययन जो है ये ओडोंटोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें किसका अध्ययन होता है ओडोंटोलॉजी में? तो दंत विज्ञान का अध्ययन होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आपका जो है कौन सा हो गया? ऑस्टियोलॉजी, ठीक है। तो अगर हम ऑस्टियोलॉजी की बात करें, ऑस्टियोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, ऑस्टियोलॉजी में जो होता है ये कंकाल का अध्ययन। तो याद रखिएगा कंकाल का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा कंकाल का अध्ययन जो है ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस कि कंकाल का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, कंकाल का अध्ययन जो है ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। आपको ध्यान रखना है, कंकाल का अध्ययन जो है तो ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें आपका पेलियंटोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, पेलियंटोलॉजी में जो है ये किसका अध्ययन होता है? तो ये आपको ध्यान रखना है, जीवाश्मों का अध्ययन, ठीक है। तो ये हो गया दंत विज्ञान, कंकाल, और याद रखिएगा जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा जीवाश्मों का अध्ययन जो है ये पेलियंटोलॉजी कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, याद रखिएगा जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये किसका अध्ययन कहलाता है? तो याद रखिएगा अगर ये आपका जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहा है कि साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ऑप्शन बी शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, या ऑप्शन डी कालिदास सम्मान, या ऑप्शन डी ज्ञानपीठ पुरस्कार। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है देखिएगा साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए जो है ये पुरस्कार दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आपका कंफर्म हो गया कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये तो आपका कंफर्म हो गया गाइस कि याद रखिएगा ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये आपका हो गया ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट आपका ये हो गया। उसके बाद जो है अगर हम बात करते हैं गाइस कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है ये शुरुआत कब हुई थी गाइस, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें गाइस कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की जो है ये शुरुआत कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका शुरुआत हुआ था, यानी कि इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1965 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है 1965 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। आपको ध्यान रखना है। उसके बाद गाइस याद रखिएगा कि सबसे पहले जो है ये पुरस्कार जो है ये किसे मिला था? तो याद रखिएगा सबसे पहले जो है ये पुरस्कार मिला था जी शंकर ग्रुप को मिला था ये पुरस्कार। ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जो है कौन से भारतीय थे जिन्हें जो है ये पुरस्कार मिला था? तो याद रखिएगा जी शंकर ग्रुप को जो है ये पुरस्कार सबसे पहले मिला था। अगर हम बात करें जी शंकर ग्रुप को जो है ये पुरस्कार जो पाने वाले जो थे ये पहले भारतीय थे। ये आपको ध्यान रखना है, जी शंकर ग्रुप। और याद रखिएगा इन्हें कब मिला था? तो याद रखिएगा इन्हें जो ये पुरस्कार मिला था वो मिला था 1965 में मिला था। ये पुरस्कार 1965 में मिला था। और याद रखिएगा किस भाषा के लिए मिला था? तो याद रखिएगा मिला था, तो आपको याद रखना मलयालम भाषा के लिए मिला था। ये आपको ध्यान रखना किस भाषा के लिए मिला था? तो ये आपको ध्यान रखना कि ये आपको याद रखना कि ये जो मिला था मलयालम मलयालम भाषा के लिए पुरस्कार मिला था। याद रखिएगा किस भाषा के लिए इन्हें मिला था? तो ये याद रखिएगा ये मिला था मलयालम भाषा के लिए। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस महिला में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, अगर हम बात करते हैं महिला के बारे में कि पहली महिला कौन थी जिन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था गाइस, तो महिला के बारे में अगर हम बात करें तो याद रखिएगा आशा पूर्णा देवी जो है ये पहली महिला थी। आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि आशा पूर्णा देवी जो है गाइस देखिएगा आशा पूर्णा देवी जो है ये पहली महिला थी जिन्हें जो है गाइस देखिएगा आशा पूर्णा देवी जो थी ये पहली महिला थी जिन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। और इन्हें जो है ये पुरस्कार कब मिला था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो ये पुरस्कार मिला था 1976 में मिला था। ये आपको ध्यान रखना है। और किस भाषा के लिए मिला था? तो याद रखिएगा इन्हें जो मिला था ये बांग्ला भाषा के लिए मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें किस भाषा के लिए मिला था? तो ये आपको ध्यान रखना है, इन्हें जो मिला था ये बांग्ला भाषा के लिए मिला था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अगर बात करें दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? 1969 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। और याद रखिएगा शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की शुरुआत जो है ये कब हुई थी? 1957 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कालिदास सम्मान जो है ये मध्य प्रदेश के सरकार के द्वारा दिया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इस क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि संसदीय राजभाषा समिति का गठन किस वर्ष किया है? तो आपके ऑप्शन 1976 में, ऑप्शन बी 1921 में, ऑप्शन सी 1970 में, या ऑप्शन डी 1900
57 में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो है ये कब किया गया था? 1976 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो किया गया था, ये किस एक्ट के तहत किया गया था? तो अगर हम एक्ट की बात करेंगे यानी कि अधिनियम की बात करें तो याद रखिएगा ये जो किया गया था राजभाषा अधिनियम 1963 के तहत किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना। ये जो है ये किसके तहत किया गया था गाइस? ये आपको ध्यान रखना। ये जो किया था राजभाषा अधिनियम गाइस याद रखिएगा 1963। ठीक है, राजभाषा अधिनियम। तो याद रखिएगा संसदीय राजभाषा समिति का गठन जो किया गया था वो एक्ट राजभाषा अधिनियम जो है गाइस याद रखिएगा 1963। ठीक है, राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा जो है इसका जो है गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो संसदीय राजभाषा समिति में टोटल सदस्य जो है ये कितने होते हैं? तो याद रखिएगा संसदीय राजभाषा समिति में जो है अगर हम सदस्य पार्ट की बात करें गाइस तो याद रखिएगा इसमें जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। संसदीय राजभाषा समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं गाइस? याद रखिएगा 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से आपको ध्यान रखना है गाइस जो कि 20 सदस्य जो है ये कहाँ से होते हैं गाइस? याद रखिएगा 20 सदस्य जो है ये आपको ध्यान रखना है 30 सदस्य होते हैं, जिसमें से गाइस याद रखिएगा 20 जो है गाइस याद रखिएगा 20 सदस्य जो है ये कहाँ से होते हैं गाइस? ये आपको ध्यान रखना। 20 सदस्य जो है ये आपके लोकसभा से होते हैं, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें आपके जगह याद रखिएगा 10 सदस्य। ठीक है, तो 10 सदस्य जो है ये कहाँ से होते हैं गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। 10 सदस्य जो होते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है। 10 जो होते हैं ये कहाँ से होते हैं? 10 जो होते हैं गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, तो ये जो है टोटल 30 सदस्य होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से जो है सबसे इम्पोर्टेंट पूछा जाता है कि संसदीय राजभाषा समिति में कितने सदस्य होते हैं जो लोकसभा से होते हैं और कितने सदस्य जो है राज्यसभा। हम बात करते हैं 1921 में गैस 1901 में 1921 में जो है किस समिति का गठन किया गया था गैस? ये आपको ध्यान रखना है। 1921 में जो है लोक लेखा समिति का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1901 में जो है किस समिति का गठन किया गया था गैस? याद रखिएगा 1901 में जो है गाइस याद रखिएगा लोक लेखा समिति का गठन जो है ये कब किया गया था गैस? ये आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति का गठन जो है गाइस याद रखिएगा लोक लेखा समिति का गठन जो है ये कब किया गया था गैस? ये आपको ध्यान रखना है। लोक लेखा समिति का गठन जो है वो 1921 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद बात करें गाइस 1970 की अगर हम बात करें गाइस ये आपको ध्यान रखना है। 1970 में जो है राजमंडाल समिति का गठन जो है ये आप कब किया गया था गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। राजमंडाल समिति का गठन जो है ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा राजमंडाल समिति का गठन जो किया गया था गाइस याद रखिएगा ये 1970 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और राजमंडाल समिति का गठन किया था केंद्र और राज्यों के बीच जो विवादों को सुलझाने के लिए जो है राजमंडाल समिति का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। उसके अलावा अगर हम बात करें 1957 में जो है ये किस समिति का गठन किया गया था? तो ये आपको ध्यान रखना है। 1957 में जो है बलवंत राय मेहता समिति का गठन किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। 1957 में जो है जो कि पंचायती राज सुधार के लिए जो है ये किया गया था, तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है ये कब किया गया था? तो याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है ये 1957 में किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। बलवंत राय मेहता समिति का गठन जो है ये कब किया गया था? 1957 में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि दीर्घ रेडियो तरंग पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए क्षोभ मंडल, ऑप्शन बी आयन मंडल, ऑप्शन सी समताप मंडल या ऑप्शन डी मध्य मंडल। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। दीर्घ रेडियो तरंगे जो है वो पृथ्वी की किस सतह से परावर्तित होती है गाइस? तो याद रखिएगा आयन मंडल से परावर्तित होती है, ये आपको ध्यान रखना है। आयन मंडल की अगर हम ऊंचाई की बात करें गाइस कि इसकी जो है ऊंचाई कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। आयन मंडल की जो है ऊंचाई लगभग कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। आयन मंडल की जो ऊंचाई है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये कितनी है? तो याद रखिएगा आयन मंडल की ऊंचाई है वो है आपका 80 से 400 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखिएगा आयन मंडल की ऊंचाई जो है ये कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा 80 से जो है गाइस याद रखिएगा 400 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा आयन मंडल की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस क्षोभ मंडल की ऊंचाई जो है ये कितनी है गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है। क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है ये आपको याद रखना है कि 12 किलोमीटर कहीं कहीं पे रहता है और कहीं कहीं पे 13 किलोमीटर रहता है, तो ये आपको ध्यान रखना है 12 से 13 किलोमीटर जो है गाइस देखिएगा ये क्षोभ मंडल की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस समताप मंडल की जो है ऊंचाई कितनी है गाइस? तो याद रखिएगा समताप मंडल की जो ऊंचाई है ये है 12 से 50 किलोमीटर जो है गाइस याद रखिएगा ये समताप मंडल की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है 12 से 50 किलोमीटर जो है ये आपको
आपको ध्यान रखना है ये समताप मंडल की ऊंचाई है। उसके अलावा अगर हम मध्य मंडल की बात करेंगे तो याद रखिएगा 50 से 80 किलोमीटर जो है कैसे देखिएगा 50 से 80 किलोमीटर जो है ये मध्य मंडल की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। 50 से 80 किलोमीटर जो है कैसे देखिएगा ये मध्य मंडल की ऊंचाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निम्नलिखित में से जैन धर्म के संस्थापक जो हैं ये कौन थे? तो आपके ऑप्शन ए महावीर स्वामी, ऑप्शन बी ऋषभ देव, ऑप्शन सी पार्श्वनाथ या ऑप्शन डी अजीत नाथ जी। तो गाइस यहाँ पे बहुत लोगों को लगता है, बहुत कंफ्यूजन होता है कि जो जैन धर्म के संस्थापक हैं वो महावीर स्वामी हैं, जो कि ये गलत है। जैन धर्म के जो संस्थापक है ये ऋषभ देव है। ठीक है, लेकिन अगर हाँ वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाए कि वास्तविक संस्थापक कौन है गाइस, तो याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है गाइस, याद रखिएगा ये वास्तविक संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी जो है गाइस, याद रखिएगा ये वास्तविक संस्थापक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर संस्थापक पूछा जाएगा इस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये आपके जो है महावीर ऋषभ देव जो है ये संस्थापक है। और याद रखिएगा महावीर स्वामी जो है जो देखिएगा ये जो है अंतिम तीर्थकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के जो है ये अंतिम तीर्थकर है, ये आपको ध्यान रखना है। महावीर स्वामी जो है याद रखिएगा ये जैन धर्म के जो है अंतिम तीर्थकर है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो है अंतिम यानी कि ये आपको ध्यान रखना है ये 24वें तीर्थकर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा गाइस ये जो है आपको ध्यान रखना है कि महावीर स्वामी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपको ध्यान रखना है इनका जो है प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि महावीर स्वामी का जो है ये प्रतीक चिन्ह क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह जो है गाइस देखिएगा ये है सिंह। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ये है सिंह, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस यहाँ पे जो हम ऋषभ देव के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा ऋषभ देव जो है ये आपके जो है जैन धर्म के जो है पहले तीर्थकर थे, ये आपको ध्यान रखना है। जैन धर्म के जो है ये पहले तीर्थकर कौन थे गाइस, ये आपको ध्यान रखना है ऋषभ देव जो है गाइस, याद रखिएगा जैन धर्म के जो है ये पहले तीर्थकर थे, ये आपको ध्यान रखना। और अगर इनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो याद रखिएगा कि जैन धर्म के जो है पहले तीर्थकर, तो इनका प्रतीक चिन्ह क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह था जो कि आपको याद रखना है हाथी था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इनका जो है प्रतीक चिन्ह क्या था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है इनका जो प्रतीक चिन्ह था ये था हाथी, जो कि बहुत बार पूछा जाता है। तो याद रखिएगा ये संस्थापक थे ऋषभ देव, लेकिन वास्तविक संस्थापक जो है गाइस याद रखिएगा ये महावीर स्वामी को माना जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो पहले तीर्थकर ऋषभ देव थे, तो संस्थापक जैन धर्म के कौन हुए, ऋषभ देव ही हुए गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आ जाते हैं गाइस आपको याद रखना है पार्श्वनाथ। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो आपका पार्श्वनाथ है ये आपको ध्यान रखना ये जो है 23वें तीर्थकर थे, ये आपको ध्यान रखना। और जो है आपके अजीत नाथ जो थे ये कैमे तीर्थकर थे गाइस, याद रखिएगा। तो अजीत नाथ थे जो कि आपके जो है गाइस याद रखिएगा ये थे जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे, ये आपको ध्यान रखना। जैन धर्म के दूसरे तीर्थकर थे, ये आपको ध्यान रखना। दूसरे तीर्थकर थे, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे कह रहा है कि थालगढ़ दर्रा निम्न इनमें से किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है थालगढ़ दर्रा जो है ये किस राज्य में स्थित है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए उत्तराखंड में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी सिक्किम में या ऑप्शन डी महाराष्ट्र में, हिमाचल प्रदेश में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थालगढ़ दर्रा जो है ये महाराष्ट्र में स्थित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम थालगढ़ दर्रा की बात करें गाइस तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना थालगढ़ दर्रा जो है गाइस याद रखिएगा ये दर्रा जो है मुंबई को किससे जोड़ता है, तो याद रखिएगा यह दर्रा जो है गाइस लिख लीजिएगा यह दर्रा जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। थालगढ़ दर्रा यह दर्रा जो है गाइस याद रखिएगा ये किसको जोड़ता है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना यह दर्रा जो है ये मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना। थालगढ़ दर्रा जो है गाइस याद रखिएगा मुंबई को नासिक से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। थालगढ़ दर्रा जो है गाइस याद रखिएगा मुंबई को जो है गाइस याद रखिएगा नासिक से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इनमें से किस दलदली हिरण की दुर्लभ प्रजाति को संरक्षण प्राप्त है। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में गाइस तो याद रखिएगा ये आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए चिंकारा, ऑप्शन बी काला हिरन, ऑप्शन सी नीलगाय या ऑप्शन डी बारहसिंगा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बारहसिंगा जो है गाइस याद रखिएगा और बारहसिंगा को जो है गाइस याद रखिएगा इसे जो है इसी जगह से देखिएगा दलदली हिरन भी कहा जाता है, तो ये भी लिख लीजिएगा बारहसिंगा जो है बारहसिंगा को लेकर देखिएगा इसे जो है दलदली हिरन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। बारहसिंगा को जो है देखिएगा
इसी जगह जो देखिएगा दलदली हिरन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बारहसिंगा को जो ऐसा देखिएगा इसे जो है दलदली हिरन भी, इसे जो है दलदली हिरन भी कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बारहसिंगा को दलदली हिरन भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है। इसे आपको याद रखना है 1973 में जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है 1973 में जो है रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, यानी कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान को राष्ट्रीय उद्यान कब घोषित किया गया था गाइस, याद रखिएगा 1973 में जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है गाइस, याद रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान जो है इसे जो है घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है गाइस रखिएगा आपको याद रखना है, यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट पॉइंट की अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको क्या लिखना है गाइस, तो याद रखिएगा जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है गाइस, याद रखिएगा जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। जो आपका कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है जो गाइस, याद रखिएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको ध्यान रखना है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का जो है गाइस, याद रखिएगा मध्य प्रदेश का जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको ध्यान रखना। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको ध्यान रखना। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आप लिख लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इस पॉइंट पर याद रखिएगा। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, ये आपको लिख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अजैविक नहीं है, तो आपको बताना है कि कौन जो है ये अजैविक नहीं है। यानी कि सिंपली आपसे पूछा कि कौन है जो जैविक है यानी कि अजैविक नहीं है, तो आपके ऑप्शन है हवा, ऑप्शन बी पौधा, ऑप्शन सी वर्षा, या ऑप्शन डी मिट्टी। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। पौधा जो है गाइस, याद रखिएगा ये आपका जैविक है, अजैविक नहीं है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि इसमें अगर हम बात करें कि आपका जो है अजैविक कौन कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना। अगर हम जैविक की बात करें तो याद रखिएगा आपका जो है जैविक कारकों में कौन कौन सा आ जाएगा, तो याद रखिएगा आपका हो गया पेड़। पेड़ जो हो गया गाइस ये आपको ध्यान रखना, ये आपका जैविक हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपको याद रखना घास, घास जो है गाइस देखिएगा ये भी आपका जैविक हो गया, तो पेड़ हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें घास जो है ये भी आपका जैविक हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा कोई भी जानवर, ठीक है, याद रखिएगा कोई भी जानवर हो गया, कोई भी जानवर हो गया गाइस, याद रखिएगा ये भी आपके जैविक में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना। कोई भी जानवर हो ये भी आपके जैविक में आएंगे, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया, बैक्टीरिया जो है गाइस देखिएगा, बैक्टीरिया जो है गाइस देखिएगा ये भी आपके जो है जैविक में आएंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नंदा देवी चोटी निम्नलिखित में से किसका भाग है, तो आपके ऑप्शन है पंजाब हिमालय का, ऑप्शन बी नेपाल हिमालय का, ऑप्शन सी कुमाऊं हिमालय का, या ऑप्शन डी असम हिमालय का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नंदा देवी चोटी जो है ये किस हिमालय का भाग है, तो याद रखिएगा ये कुमाऊं हिमालय का भाग है, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें कुमाऊं हिमालय का, तो कुमाऊं हिमालय के जो है सबसे पहले हम इसके विस्तार के बारे में बात करेंगे, तो याद रखिएगा कुमाऊं हिमालय का जो है ये विस्तार जो है ये कहाँ तक है गाइस, तो याद रखिएगा ये बहुत बार पूछा भी जाता है, तो याद रखिएगा कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है गाइस, याद रखिएगा ये है आपका सतलज से काली नदी तक, ये आपको ध्यान रखना है। कुमाऊं हिमालय का जो विस्तार है गाइस ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। सतलज से जो है गाइस याद रखिएगा, सतलज से जो है गाइस याद रखिएगा काली नदी तक जो है ये कुमाऊं हिमालय का, काली नदी तक जो है गाइस याद रखिएगा इसका विस्तार है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा, अगर हम बात करें कि इसकी जो है लंबाई कितनी है गाइस, तो याद रखिएगा अगर हम लंबाई की बात करें काले कुमाऊं हिमालय की जो है गाइस याद रखिएगा इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई जो है ये 320 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसकी लंबाई जो है ये 320 किलोमीटर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो कुमाऊं हिमालय की जो है प्रमुख चोटी कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि कुमाऊं हिमालय की गाइस यहाँ पे जो है आपको याद रखना है, अगर हम बात करें कि इसकी जो है प्रमुख चोटी कौन कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना
रखना है कुमाऊं हिमालय की प्रमुख चोटी कौन कौन सी है ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें इसकी प्रमुख चोटी के बारे में तो याद रखिएगा इसकी प्रमुख चोटी हो गई बद्रीनाथ। बद्रीनाथ हो गई सबसे पहले आपको याद रखना है नंदा देवी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है नंदा देवी जो है इसकी प्रमुख चोटी हो गई कुमाऊं हिमालय की। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ हो गया गाइस, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बद्रीनाथ इसकी प्रमुख चोटी हो गई। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा केदारनाथ। केदारनाथ भी जो है इसकी प्रमुख चोटी हो गई, आपको ध्यान रखना है केदारनाथ भी जो है इसकी प्रमुख चोटी हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि लेजर का पूर्ण प्रारूप है। तो आपको बताना है लेजर का पूर्ण प्रारूप क्या है। तो आपके ऑप्शन है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन बी आपसे बोल रहा है कि लॉग एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ऑप्शन सी आपसे बोल रहा है कि लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिनेशन ऑफ रेडियो। ऑप्शन डी आपसे कह रहा है कि लोकली एम्पलीफाइड स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है लाइट हो गया गाइस, याद रखिएगा लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, यानी कि ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि निम्न में से किस भारतीय राज्य की कोई तट रेखा नहीं है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी बिहार या ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। बिहार की कोई तट रेखा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि बिहार की कोई तट रेखा नहीं है गाइस तो याद रखिएगा कितने राज्य हैं जो कि आपके याद रखिएगा तटीय है, तो ये आपको ध्यान रखना है जो है आपके जो है तटीय राज्य है। तो याद रखिएगा भारत में जो है गैस देखिएगा जो आपको याद रखना है कुल जो है गैस देखिएगा भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। भारत में कुल जो है गैस आपको ध्यान रखना है 9 तटीय राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं तो कौन कौन से राज्य हैं जो भारत में कुल 9 तटीय राज्य हैं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है पहला पहला जो है ये आपको ध्यान रखना है गुजरात, जो कि जो है गुजरात याद रखिएगा। उसके बाद सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य यही सा है गुजरात है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो हो गया ये हो गया महाराष्ट्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। 3 तो आपको इसी जगह दिया हुआ है गुजरात महाराष्ट्र, और तीसरा जो है आप लिख लीजिएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये 3 जो है आपको इसी जगह दिया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे 3 के अलावा जो है ये देखिएगा आंध्र प्रदेश हो गया। इसके अलावा चौथा जो है आपको याद रखना कौन सा राज्य हो गया। इसके बाद हो गया आपका हो गया गोवा हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। गोवा जो है ये भी आपका तट रेखा वाला राज्य है। उसका जो पांचवा जो हो गया ये आपका जो हो गया गाइस याद रखिएगा कर्नाटक। कर्नाटक हो गया पांचवा जो है ये आपका कर्नाटक हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें छठा, छठा जो है ये आपका कौन सा राज्य हो गया गाइस। छठा जो है ये आपका केरल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। छठा जो है ये आपका केरल हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें सातवां, सातवां जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपका तमिलनाडु हो गया। सातवां जो है गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये आपका तमिलनाडु हो गया। उसके बाद जो सातवां आठवां, आठवां जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस। आप आठवां आपका हो गया ओडिशा। आठवां जो है ये आपका कौन सा राज्य हो गया, ये आपको ध्यान रखना है तट रेखा वाला ओडिशा हो गया। और जो है गाइस याद रखिएगा आपका जो है नौवां कौन सा राज्य हो गया। नौवां जो हो गया गाइस याद रखिएगा ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया। नौवां जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, याद रखिएगा नौवां जो है ये आपका पश्चिम बंगाल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो टोटल 9 राज्य हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अब याद रखना है गाइस कि भारत की जगह से यहाँ पे जो है एक पॉइंट आपको याद रखना है कि भारत की जो है ये आपको ध्यान रखना है भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको ध्यान रखना है भारत की तट रेखा की जो है गाइस देखिएगा भारत की तट रेखा की जो है गाइस देखिएगा भारत की तट रेखा की जो है कुल लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत की तट रेखा की अगर हम कुल लंबाई की बात करें गाइस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। तो याद रखिएगा भारत की तट रेखा की जो कुल लंबाई है वो है 7,516, 7,516.6 जो है गाइस देखिएगा 7,516.6 किलोमीटर जो है ये आपको ध्यान रखना है। भारत की तट रेखा की कुल लंबाई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से बादशाह नामा पुस्तक किसने लिखी है। तो आपको बताना है कि बादशाह नामा पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए अब्दुल हमीद लाहौरी, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी जियाउद्दीन बर्नी या ऑप्शन डी अबुल फजल। अगर हम अबुल फजल की बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है अबुल फजल ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। तो आपको याद रखना है आईने अकबरी। आईने अकबरी जो है ये किसने लिखी है गाइस, तो याद रखिएगा आईने आईने अकबरी जो है ये किसने लिखी थी। तो आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल ने लिखी थी।
ये आपको ध्यान रखना है। आईने अकबरी हो गया, उसके बाद जो है आपको याद रखना है अकबरनामा भी जो है ये किसने लिखा था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अकबरनामा। अकबरनामा भी जो है गाइस याद रखिएगा ये अबू फजल ने लिखा था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जियाउद्दीन बर्नी ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है, तो याद रखिएगा तारीख फिरोज शाही, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो याद रखिएगा गाइस तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक जो है ये कौन है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है तारीख फिरोज शाही जो है गाइस याद रखिएगा तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है ये जो है आपके जियाउद्दीन बर्नी है। उसके अलावा अगर हम बात करें गुलबदन बेगम ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है, तो याद रखिएगा हुमायूं नामा जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है हुमायूं नामा जो है गाइस देखिएगा हुमायूं नामा पुस्तक किसने लिखा है गाइस, तो याद रखिएगा हुमायूं नामा जो है ये आपको ध्यान रखना है ये गुलबदन बेगम ने लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो याद रखिएगा अब्दुल हामिद लाहौरी ने जो है ये कौन सी पुस्तक लिखी है, तो याद रखिएगा अब्दुल हामिद लाहौरी ने जो है ये आपको ध्यान रखना है। बादशाह नामा जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है बादशाह नामा जो है ये किसने लिखा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है अब्दुल हामिद लाहौरी। तो ऑप्शन ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। और याद रखिएगा ये शाहजहां के काल में थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1919 से पहले घटी थी, तो आपके ऑप्शन ए साइमन कमीशन का आगमन, ऑप्शन बी बंगाल विभाजन, ऑप्शन सी चौरी चौरा कांड, या ऑप्शन डी कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर अब हम बात करते हैं गाइस कि कौन कौन सा जो है जो कि आपको याद रखना है, तो अगर हम बात करते हैं गाइस आपका जो है साइमन कमीशन का आगमन जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है साइमन कमीशन का 1928 में हुआ था, यानी कि ये जो है 1919 से पहले हुआ था, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें बंगाल विभाजन जो है ये 1905 में हुआ था। उसके बाद अगर हम बात करें चौरी चौरा कांड जो है ये कब हुआ था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है चौरी चौरा कांड जो हुआ था गाइस ये आपको ध्यान रखना है ये कब हुआ था, तो ये आपका हुआ था 22 में हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना चौरी चौरा कांड जो है ये आपका 1922 में हुआ था। और जो है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन जो है ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था, ठीक है। तो इसमें से जो है 1905 वाला जो है guys, याद रखिएगा 1919 से पहले घटी थी, तो ऑप्शन जो है हमारा जो है बंगाल विभाजन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 हमसे कह रहा है कि संवैधानिक सरकार का अर्थ क्या है, तो आपके ऑप्शन ए किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार, ऑप्शन बी आपसे बोला है कि कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हैं, ऑप्शन बी कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, या ऑप्शन डी कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम पात्र की शक्तियां हो। तो संवैधानिक का अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो गाइस अगर हम बात करें कि संवैधानिक का जो अर्थ होता है यानी किसी राज्य की उसकी शासन प्रणाली को कहते हैं, जिसमें आपको याद रखना है जिसमें जो है कोई भी सरकार होगा जिसका एक कोई भी कानून होगा जी या लिखित हो या लिखित न हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी राजा को बांधने वाला जो कानून होता है वो होता है संवैधानिक सरकार का अर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि कोई भी सरकार हो जो संविधान की सीमाओं से जो है परिबद्ध हो, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से संगीत सम्राट तानसेन के गुरु कौन थे, तो आपके ऑप्शन ए रामदास, ऑप्शन बी हरिदास, ऑप्शन सी रामानुज, या ऑप्शन डी रामानंद। तो गाइस याद रखिएगा तानसेन के जो गुरु थे गाइस आपको ध्यान रखना है हरिदास थे, ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें तानसेन जो है ये किसके दरबार में थे, तो याद रखिएगा किसके दरबारी कवि थे, तो याद रखिएगा तानसेन जो है गाइस याद रखिएगा ये जो है अकबर के जो है गाइस याद रखिएगा तानसेन जो है अकबर के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है। तानसेन जो थे गाइस याद रखिएगा ये अकबर के दरबारी कवि थे, ये आपको ध्यान रखना है तानसेन, ठीक है। अकबर के दरबारी कवि थे और याद रखिएगा इनकी जो है गाइस याद रखिएगा दो पुस्तक थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। इन्होंने जो है गाइस याद रखिएगा दो पुस्तकें लिखी है, आपको ध्यान रखना है। इनकी दो पुस्तकें जो है गाइस याद रखिएगा इनकी दो पुस्तकें जो है याद रखिएगा दो पुस्तकें लिखी थी गाइस याद रखिएगा। और दो पुस्तकें जो है गाइस याद रखिएगा किस पे आधारित थी, दो पुस्तकें लिखी गई याद रखिएगा जो संगीत पे आधारित थी, ठीक है। अभी आप लिख लीजिएगा दो पुस्तकें लिखी जो गाइस याद रखिएगा संगीत पर जो है गाइस याद रखिएगा दो पुस्तकें लिखी जो संगीत पर
आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करें कि जो संगीत पे 2 पुस्तकें आधारित थी, वो 2 पुस्तकें कौन-कौन सी थी? तो ये पूछ सकता है, तो ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, तो याद रखिएगा। पहला जो हो गया, ये आपका जो है संगीत सार हो गया। पहला जो है ये आपका कौन-सा हो गया गाइस? तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है ये आपका संगीत सार हो गया। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो है ये आपका कौन-सा हो गया? दूसरा जो है आपका गणेश स्तोत्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा जो है ये आपका कौन-सा हो गया? तो दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है, गणेश स्तोत्र हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये 2 पुस्तकें तानसेन की याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है। इस क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सारंगी से संबंधित है? तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है सुल्तान खान, ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी अमजद अली, ऑप्शन डी हरिप्रसाद चौरसिया। तो भाई इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सुल्तान खान जो है ये सारंगी से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना। अगर हम बात करें जाकिर हुसैन, तो ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन जो है ध्यान रखिएगा ये तबला से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। जाकिर हुसैन जो है ये तबला वादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें अमजद अली, अमजद अली जो है गाइस ये देखिएगा, ये जो है आपके सरोद वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। अमजद अली जो है गाइस ये देखिएगा, ये आपके सरोद वादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और हरिप्रसाद चौरसिया जो है, उसके बाद बात करते हैं हरिप्रसाद चौरसिया। हरिप्रसाद चौरसिया जो है गाइस देखिएगा, ये आपके बांसुरी वादक है, ये आपको ध्यान रखना है। हरिप्रसाद चौरसिया जो है गाइस देखिएगा, ये आपके बांसुरी वादक है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है। इस क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि शिवाजी ने किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो आपको बताना है कि शिवाजी ने किस वर्ष जो है ये छत्रपति की उपाधि धारण। आपके ऑप्शन है 1608 में, ऑप्शन बी 1640 में, ऑप्शन सी 1674 में, या ऑप्शन डी 1610 में। सो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। शिवाजी ने जो है ये किस वर्ष छत्रपति की उपाधि धारण की? तो 1674 में, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइस आपका जो आरआरबी एनटीपीसी यानी कि रेलवे एनटीपीसी का जो सेट 70 था ये यही कंप्लीट होता है। आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। एंड प्लीज गाइस थोड़ा सा भी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा तो प्लीज गाइस प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।